Disha, are you able to listen me? Yes, sir. I'm there. Okay. How are you? Fine. Yes, sir. Good. So yesterday, I think Unit 4 has been completed. Yes, sir. Okay. So today we will discuss Unit 5, that is organizational context of decisions. You know, every day we took many decisions, but every decisions cannot be related to organization. So what are the organizational decision that we will discuss, we will cover today. So let me first share slide. Is it visible? Yes, sir. Screen is visible. Yeah. There are three objectives of today's unit. First unit is to understand what is the meaning of mission, objectives, strategy, policies, programs, procedures. There are so many terms that we use to heard every day. But what are the actual meaning that we will discuss today? And as far as these terms related to decision making. And second is to discuss this objective, mission, strategy, policies, and what are the procedures to formulate these. And third one is what are the importance of all these terms which are given above. So let us take first mission. What is mission? You know, every time you must have heard that what is the mission? Mission Chandrayaan, mission मंगल. आपने बहुत बार सुना होगा इन मिशंस के बारे में. हाँ जी, sir. But in the term of management, it is related to firm. बेसिकली किसी भी फर्म का पर्टिकुलर मिशन क्या है, मीन्स उससे कितना हमको बेनिफिट्स लेना है इस फर्म से, कितना उससे आउटपुट होना चाहिए, इवन कितना उसमें इनपुट लगे, कितना उसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लगे, कितना ह्यूमन सोर्स लगे, और कस्टमर तक हमारा प्रोडक्शन इजीली पहुंच जाए. मीन्स हमारा प्रोडक्शन अपने कस्टमर तक पहुंचाना ही मिशन है in the form of this management terminology, and as far as this pharmaceutical sales management is concerned. So एक फर्म है जिसको बहुत सारे फंक्शंस करने होते हैं. कुछ इंटरनल फंक्शंस भी होते हैं और कुछ एक्सटर्नल फंक्शंस भी होते हैं. इंटरनल मीन्स रिलेटेड टू वर्किंग एनवायरनमेंट, रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स एंगेजमेंट, and external means kind of popularity, kind of promotion, and kind of reaching towards our customer. So अगर हम इनको समराइज करें, इनको हम एक ब्रैकेट में डालें, एक बास्केट में डालें, तो दिस इज कॉल्ड काइंड ऑफ बिजनेस. बेसिकली बिजनेस के ये छोटे छोटे कंपोनेंट हैं जिसको हम इंटरनल स्ट्रेटजीज और एक्सटर्नल स्ट्रेटजीज में देखें. लेकिन to get output, and that is quality of output, and that is time constraint, time framework, input, what we are putting as a input, these all comes under the umbrella of business. If you see the retail में एक चीज इंपॉर्टेंट है, that is selling. हम अपने प्रोडक्ट को किसी भी तरह से हमें अपने प्रोडक्ट को बेचना है कस्टमर को.
तो कई बार हम क्या करते हैं, अपने जो प्रोडक्ट को हम लार्ज स्केल पर बेचते हैं और कई बार हम स्मॉल स्मॉल लेवल पर बेचते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉल्स, शॉप्स एंड आउटलेट्स। तो जो छोटे छोटे लेवल पर जो हम बेचते हैं, दैट इज कॉल्ड रिटेल। यू गॉट माई पॉइंट? रिटेल मीन्स छोटे छोटे लेवल पर जो हम अपने प्रोडक्शन का हम लोग प्रमोशन करते हैं, तो दैट इज रिटेल बिजनेस या रिटेल मैनेजमेंट। इफ यू कॉरिलेट ऑल दीज थिंग विद मिशन, हम लोग जो भी चाहते हैं इन फ्यूचर में, अगर हम उसको पहले से आउटलाइन बना लें, तो दैट इज कॉल्ड मिशन। मीन्स फ्यूचर के बारे में, अपने बिजनेस के फ्यूचर के बारे में हम लोग पहले से जो आउटलाइन बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मिशन। और मिशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब तक हम अपना मिशन को डिसाइड नहीं करेंगे, मीन्स, और मिशन जब हम बात करते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं प्लानिंग ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाती है। और जब तक प्लानिंग नहीं होगी, एक सेकंड, जैसे एक कॉल है, कॉल ले लेता हूँ पहले। Yeah. So when you decide mission, then some timeline is important कि इतने समय में हम अपने मिशन को अचीव कर लेंगे। और उस मिशन को बनाने के लिए सम सेट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स की भी ज़रूरत है। यानी कि एक मिशन के बाद एक जो टर्मिनोलॉजी जो आती है, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स। सो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव्स? अगर आपने देखा हो, इफ यू हैव सीन सम रिसर्च प्रपोजल, तो वहाँ भी आपको रिसर्च प्रपोजल में, प्रपोजल मीन्स प्लानिंग, हम उस प्लानिंग में अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग सम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि हम इन इन चीज़ों को बारे में स्टडी करेंगे। तो सेम हेयर इन द फर्म और इन ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम रिटेल मैनेजमेंट की बात करें, तो पहला ऑब्जेक्टिव होगा हमारा टू मिनिमाइज द कॉस्ट, incurred in our production।
सो सिमिलरली अगर हम देखें, जब हम अपने ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं, तो अगर हम, मैं बात कर रहा था कि अगर हम अपने ये वाले रखते हैं, ये सॉरी, बिजनेस के या रिटेल मैनेजमेंट के, तो पहला ऑब्जेक्टिव होगा कि हम लोग किस तरह से अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करें। दैट मे बी द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। एंड सेकंड में टू स्टडी द पैरामीटर और पैरामीटर फॉर क्वालिटी एनहेंसमेंट, हमारे प्रोडक्ट के क्वालिटी को बढ़ाने के लिए कौन कौन से पैरामीटर रख सकते हैं। तीसरा हो सकता है टू एंगेज द गुड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इसके हम लोग कौन से पैरामीटर रखें। तो इस तरह के हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं। चौथा ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है कि हम मिनिमम टाइम में हम लोग कैसे हम लोग मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करें। तो ये हैं हमारे जो हमारे फ्यूचरिस्टिक वो हैं। अगर हम इसको कहें कि ऑब्जेक्टिव्स आर स्मॉल गोल्स और स्मॉल मिशंस, तो हमारे छोटे छोटे मिशन बेसिकली ऑब्जेक्टिव हैं। एक बड़े, द सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव इज मिशन, एंड जो उसके स्मॉल स्मॉल सबसेट्स हैं, दीज आर ऑब्जेक्टिव्स। तो मैं बात कर रहा था कि अगर हम किसी फर्म की हम बात करते हैं, तो फर्म में हम लोग फर्म ओरिएंटेड कुछ हम लोग एक तरह से हम लोग सेट करते हैं कि जिनको हमें अचीव करना है, आर कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव। एज फार एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज कंसर्न, या हम कहें कि ये आपका जो फूड सेफ्टी क्वालिटी मैनेजमेंट है, या फिर आपका जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है फार्मास्यूटिकल सेल्स मैनेजमेंट, इसमें जो हम लोग रिटेल मैनेजमेंट करते हैं, हम लोग कोई भी प्रोडक्शन तैयार करते हैं, उस प्रोडक्शन को तैयार करने के लिए हम एक पहले तो मिशन टारगेट कर लिया कि हमको इतने समय में इतने लागत का और इतनी क्वांटिटी का इस क्वालिटी का प्रोडक्ट हमको चाहिए। दैट इज मिशन। और उसमें छोटे छोटे जो हमने सेट किए, हमने गोल्स कि हमें ये करना है, ये अचीव करना है, इनको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इनको हम स्टडी करें, दैट आर ऑब्जेक्टिव्स। दिशा, आर यू देयर? Yes, sir, I'm there. You got my Yes, sir. point, na? Holistically, the sets of or the union of small targets is mission, and small Yes, targets are objects. known as Objectives. objectives. Okay. Then what are the goal? See, if you see in the terminology, goals and objectives may be same, but if we see as far as this management is concerned, then goals are little bit different from the objectives. Goals, if we see, goals is related to, that means compulsorily that we have to achieve. Objectives may not be achieved, but goals we have to achieve because we have determined some important parameters for defining the goal. Let us see what your prospectus said. So goals are expressed in very specific quantitative or qualitative terms. Quantitative means टाइम, इतने समय में हमको अचीव करना है। क्वालिटेटिव मीन्स उसकी क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट की क्या होगी, ये हमें पहले से इंश्योर करना है, ये तो हमको चाहिए ही चाहिए। और ऑब्जेक्टिव्स एक तरह से उनको हम स्टडी करते हैं कि कहीं उसमें कोई हर्डल्स तो नहीं है। हम हर्डल्स नहीं, हम कुछ भी आए, आंधी आए, तूफान आए, बट गोल्स हैव टू अचीव। So this is the basic difference from the objective. Objectives means kind of futuristic study, जो हम स्टडी करने जा रहे हैं कि what are the parameter to achieve quality product, what are the parameter to engage good quality of human resource, and what are the parameters to minimize the cost, what are the parameter to get quality production. So this means study हम लोग कर रहे हैं, these are objectives, and goals means we have to achieve, and that is related to qualitative as well as quantitative terms. So अगर हम देखें कि गोल्स में 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट है कि पहला तो वो ऑब्जेक्टिव से डिराइव किए गए हैं जिनको हमें फुलफिल करना है,
और एवरी ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी गोल, दैट इज वेरी क्लियर। उनमें से कुछ ऑब्जेक्टिव को हम लोग लेते हैं जिनको हमें अचीव करना है, तो फुलफिल करना है। नंबर वन, पहली क्वालिटी इसकी ये होगी। दूसरी क्वालिटी ये होगी कि उसके लिए एक स्टैंडर्ड होगा, उनको हम मेजर कर सकते हैं। गोल्स को हम मेजर, उनकी प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं कि वो किस लेवल तक हमने गोल अचीव किया है, और उस जो हमने अचीव किया है उसकी क्वालिटी क्या है, और उसको हम कब तक अचीव कर लेंगे। थर्ड इज टारगेट। जब हम उसकी प्रोग्रेस को हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो हम ये भी मेजर कर सकते हैं कि कब तक वो गोल हमारा अचीव हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर हम लोग टारगेट से इसको रिलेट करते हैं कि कितना टारगेट होगा, टाइम उसको हम फिक्स कब कर तक अचीव देते कर हैं। लेंगे। थर्ड थर्ड इज टाइम। टाइम इज आल्सो इम्पोर्टेंट, कि इसमें हम उस गोल में टाइम, ऑब्जेक्टिव में कोई टाइम नहीं है, कुछ हम ऑब्जेक्टिव को स्टडी करने में कितना टाइम लगेगा, बट एज फार एज गोल इज कंसर्न उसमें टाइम ओरिएंटेड है, उसमें टाइम इन्वॉल्व है। सो गोल्स आर टाइम बाउंडेड, वर्क ओरिएंटेड और टास्क ओरिएंटेड भी है। उसमें कितना हमको टास्क हमको लेना है, और जब हम टास्क लेते हैं तो डेफिनेटली उसमें एक्शन ऑलरेडी इनबिल्ट है। और ऑफ कोर्स इस गोल को अचीव करने के लिए जो हमारी जो थ्योरी है रिवार्ड एंड पनिशमेंट की, वो भी काम करती है। कई बार हम लोगों को जो गोल अचीव करना है, अगर हमारे वर्कर्स हमारे मोटिवेटेड हैं, तो वो गोल हमारा इजीली और टाइमली अचीव हो जाता है। और अगर कहीं कोई डिमोटिवेशन या इस तरह का एनकरेजमेंट की कमी है, तो उस गोल को पाने में हमें टाइम लगता है। कुछ गोल्स के एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं, जैसे सम सैंपल्स ऑफ टिपिकल बिजनेस गोल्स आर देयर। परसेंटेज मार्केट शेयर, हमारा जो फर्म है जिसको हम लेके चल रहे हैं उसमें हमारा कितना शेयर है और उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, दैट इज अवर गोल। परसेंटेज इंक्रीज इन सेल, हमको इतने परसेंट तक अपनी सेल बढ़ानी है, ये हमारा गोल है। कितने मिनिमम नंबर हमको और यूनिट हमको और खोलनी है, या हमको प्रोड्यूस करनी है, या हमारी और फैक्ट्री की कोई सब रिटेल खुल सकता है, दिस इज अवर आल्सो गोल। दूसरा, कितने जो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ रिजेक्ट्स हम लोग पर आवर, कितने इसको जो हमारा जो प्रोडक्शन है, अगर उसमें कुछ हर्डल्स आ रहे हैं तो उन हर्डल्स को हम कितने समय में हम उनको रिजेक्ट कर पाएंगे, कितने समय में उनको कर पाएंगे। अगर कोई हमारे जो लोग स्ट्राइक पर जा रहे हैं, तो अगर सपोज कोई स्ट्राइक पर जा रहे हैं तो कितने स्ट्राइक पर जा रहे हैं, और उनके स्ट्राइक पर जाने के बावजूद हम लोग कितने स्लो हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग अपने गोल को कितने दिन में अचीव कर लेंगे। ये सब हमारे गोल हैं। मिनिमम कंट्रीब्यूशन परसेंटेज के बाद में हम लोग मैक्सिमम आउटपुट हम लोग हमको अचीव करना है और कितने दिन में कर लेंगे। कॉस्ट रिडक्शन टारगेट, हम अगले साल तक हम अपना कॉस्ट है इतने परसेंट तक रिड्यूस कर लेंगे, दिस इज अवर आल्सो, दिस मे बी आल्सो गोल्स। टाइम लिमिट, हम लोग टाइम लिमिट को कम करना या ज़्यादा करना, ये भी हमारा गोल्स में आता है कि हम इस काम को इतने समय में कर लेंगे। अगर हम ऑप्टिमल परफॉर्मेंस की बात करें, उसके बाद अगर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, दैट इज ऑब्जेक्टिव इज दैट टू अचीव टू ऑब्टेन द मैक्सिमम एज वेल एज ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। तो फर्म के जो गोल होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे: कंसिस्टेंट विद अचीवमेंट ऑफ द मिशन, बैलेंस बिटवीन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बैलेंस अगेंस्ट ईच अदर, प्रायोरिटीज़ जो हमारी होंगी उसमें कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट होंगे, उन सबको हम किस तरह से कम कर लेंगे, कौन कौन से हमारे रिसोर्सेस होंगे, और उन मार्केट अपॉर्चुनिटी हम लोग किस लेवल तक हम लोग उसको अचीव कर पाएंगे। तो दैट विल बी आवर गोल्स। सो हम लोग गोल्स के बाद अगर हम और एक टर्मिनोलॉजी, पहले हम गोल्स को एक बार और देख लेते हैं। कुछ गोल्स और हमारे सामने हैं, जैसे सम ऑफ गोल्स टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें 6-5 ईयर प्लान तक हमें मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी है, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। और इसके लिए हमें सम सेट्स ऑफ गोल्स हमें रखने हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें छोटे छोटे गोल्स हमें रखने हैं। जैसे
यहाँ हम देखें, यहाँ हमने पहला गोल रखा है कि स्पेसिफिक अमाउंट पर ईयर टू बी डिस्पर्स एज ए लोन टू अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट फॉर स्टार्टिंग। यानी कि जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो हम लोग पहला गोल रखेंगे कि इतने परसेंट लोगों को हम लोग सेल्फ जॉब के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट जो ग्रेजुएट हैं उनको हम लोग लोन दे करके हम उनको उनका खुद का इंटरप्राइजेस खोलने में उनकी मदद करेंगे। दूसरा गोल हो सकता है कि हम कितने लोगों को ट्रेनिंग हम लोग दें, वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे, उनमें स्किल एनहेंस करेंगे। एंड थर्ड नंबर है कि हम लोग और कितने न्यू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर्स खोलेंगे या पॉलिटेक्निक खोलेंगे जिससे उन लोगों को जॉब मिल सके। तो ये हमारे, जब एम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं तो पहला हो गया कि हम कुछ लोगों को लोन देकर उनको सेल्फ जॉब की बात करें, सेल्फ उनको कुछ एंटरप्राइजेस की बात करें कि वो लोग खुद अपने कुछ एंटरप्राइजेस शुरू करें। दूसरा, हम वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे कि वो जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं उनसे ट्रेनिंग लेकर के कुछ जो वोकेशनल और टीचिंग टाइप के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ कुछ एग्जॉस्ट हो सकें। और तीसरा हो सकता है कि हम लोग इन दोनों के लिए और कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलें। तो ये हमारे गोल्स होंगे। और ये गोल्स किसको, ऑब्जेक्टिव को, एक ऑब्जेक्टिव है हमारा कि 65 ईयर प्लान में हम लोग सबको, मैक्सिमम सबको नहीं, सॉरी, मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे पाएँ। सो दिस इज द एसएक्यू, गोल्स ऑफ ए फर्म। किस तरह से आप गोल को, फर्म के गोल को डिफाइन करेंगे और इसको एक एग्जांपल लेकर के आप इसको एलोबरेट कर सकते हो आगे। आप लोग अपने यहाँ का भी, फार्मास्यूटिकल्स का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं कि हम लोग कितने परसेंट तक हम लोग अपने जो ट्रेनीज हैं फार्मास्यूटिकल सेल्स मैनेजमेंट के, उनको एम्प्लॉयबिलिटी की हम लोग इंश्योर करेंगे। पहला हो सकता है कि हम लोग उनको ट्रेनिंग दें कि वो अपने मेडिकल स्टोर्स या कुछ रिटेल हब खोलें जहाँ से लोगों को मेडिसिन मिल सकें अच्छे, मतलब मिनिमम और इकोनॉमिक रेट पर। दूसरा हो सकता है कि कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर बन जाएं, एमआर बन जाएं। तीसरा हो सकता है कि कुछ डॉक्टर्स को असिस्ट करने के लिए भी एम्प्लॉय, यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर वो लोग एडजस्ट हो जाएं, वहाँ पर वो लोग एडजस्ट हो जाएं। तो इस तरह का एग्जाम्पल लेकर के आप अपने गोल्स को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ द थर्ड टर्म इज स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी मीन्स तरीका, आपको कैसे करना है। बेसिकली आपने मिशन भी आपने डिसाइड कर लिया, ऑब्जेक्टिव्स भी आपने डिसाइड कर लिया, ऑब्जेक्टिव्स के लिए गोल्स भी डिसाइड कर लिए, लेकिन इनको अचीव कैसे करें, हम इनको हम लोग कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो दैट इज स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी मीन्स how we are going to obtain, how we are going to achieve the specified goal as per objectives and as well as our mission। तो यहाँ कुछ डेफिनेशंस दी हैं, कंपोनेंट दिए हैं स्ट्रेटजी के, जैसे ए प्रोडक्ट और मार्केट स्कोप, द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स एंड मार्केट इन विच ए फर्म ऑपरेट्स एंड विच डिफाइन इट्स लिमिट्स ऑफ एक्टिविटी। मीन्स आपको जो प्रोडक्शन आप जो तैयार कर रहे हैं, आपने जो ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपने गोल रखे हैं, उसमें जो हमको उसको कैसे अचीव करना है, पहले अचीव करना है हमको मार्केट के बारे में जाने, मार्केट में कौन कौन सी एक्टिविटी चल रही हैं। दूसरा है ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर यानी कि आपकी जो ग्रोथ है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, पहले हम उसको समझें। थर्ड है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो हमारी जो मार्केट में और हमारे जो साथी जो इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं उनको भी हम लोग देखें कि व्हाट आर द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हम लोग उनसे भी सीखें और उनको सीखने के बाद हम लोग एक रोड मैप तैयार करें, दैट इज स्ट्रेटजी। नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्टिव कॉम्पिटेंस, यानी कि और कौन सी हमारी कॉम्पिटेंस हैं जो नीड, अकॉर्डिंग टू नीड बेस, यानी कि जो हमारी लोकल रिक्वायरमेंट है उसमें वो हमारे लिए मदद कर सकती हैं। साइनर्जी, जो हमारा आउट फैक्टर है, जो बाहर से जो फैक्टर्स है, जो लोग जो हमारे प्रोडक्शन को, यानी कि दैट फैक्टर में बी सोसाइटी, दैट फैक्टर में बी योर फर्म, दैट फैक्टर में बी योर सीनियर मैनेजर लेवल।
तो ये हमारे यानी कि काइंड ऑफ मोटिवेशन अगर हमारे एम्प्लॉय को मिलता है तो हमारा जो पाथ है वो प्रॉपर तैयार हो जाएगा। स्ट्रेटजी मीन्स पाथ टू अचीव द गोल्स। So, does strategy seek to achieve the firm's objective in the context of a specific product, market scope, with future orientation based on its internal strength and the unique market position of that it enjoy? Means strategy वो है जो हमें ऑब्जेक्टिव के अनुसार अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हमें जो भी तरीका हम लोग अपनाते हैं, दैट इज स्ट्रेटजी। और ये स्ट्रेटजी इसमें क्लास में जो लिखा है, इट एंजॉय मीन्स स्ट्रेटजी पेनफुल नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेटजी लर्निंगफुल हो, स्ट्रेटजी जॉयफुल हो टू अचीव द गोल्स। तो यहाँ एक इलस्ट्रेशन लिया है इसने, एक एग्जाम्पल लिया है किसी एक कंपनी का। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें एज एन इलस्ट्रेशन लेट अस रिव्यू द स्ट्रेटजी ऑफ मीडियम साइज कंपनी इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग इलेक्ट्रॉनिक एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट। एक कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाती है और उसके बाद में उस कंपनी ने क्या किया कि कंपनी हैज रेस्ट्रिक्टेड इटसेल्फ टू मार्केटिंग ऑफ टेलीविजन सेट्स इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न रीजन। यानी कि उसने एक एरिया में नॉर्थ ईस्ट में उसने टेलीविजन को बनाना बंद कर दिया या उसको रेस्ट्रिक्ट किया। तो फ्यूचर एरियाज ऑफ ग्रोथ द कंपनीज R&D डिवीजन इज इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग वीडियो कैसेट्स प्लेयर्स। यानी कि अब उन्होंने क्या किया, टीवी बंद करने के साथ में उन्होंने वीडियो कैसेट्स प्लेयर और सम पर्सनल कंप्यूटर्स की मार्केटिंग शुरू कर दी नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जहां उन्होंने टेलीविजन बनाते थे वो लोग। उसके बाद कंपनी ने क्या किया, कंपनी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में इवॉल्व हो गई और सेल्स लेकिन मैच नहीं कर पाई, क्योंकि पहले वो लोग टेलीविजन बेचते थे, उसकी प्रॉपर मार्केटिंग थी, प्रॉपर प्रमोशन था। अब इन्होंने नया प्रोडक्ट शुरू किया जिसमें इन्होंने वीडियो कैसेट्स एंड पर्सनल कंप्यूटर्स को इन्होंने बनाना शुरू किया। तो एज यू अवेयर डेफिनेटली इसमें कहीं ना कहीं लैकिंग है, कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी का यहाँ पे फेलियर है। या इसको वाइस वर्सा देखें कि जब हमारे टेलीविजन सेट्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे थे और हमने नए प्रोडक्ट शुरू किए और हमने न्यू स्ट्रैटेजी हमने अडॉप्ट की, ये भी हो सकता है कि हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए और हमें अच्छे परिणाम प्राप्त हों। तो दोनों ही तरह से है ये, हमारा जो नया जो इनोवेशन है वो हमें डुबा भी सकता है और उठा भी सकता है। यहाँ स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। गॉट इट सर? क्योंकि स्ट्रेटजी ये हमें एक राइट पाथ पर भी ले जा सकती है, यानी कि हमें, मैं बात कर रहा था इसके लिए सर्वाइवल और ग्रोथ। स्ट्रेटजी हमें ऐसा भी लाके मुकाम पे खड़ा कर सकती है कि हम लोग सर्वाइवल के लिए हम लोग सर्वाइवल भी हमें ना मिले, और स्ट्रेटजी कुछ ऐसी भी हो सकती है कि उस स्ट्रेटजी को हम अडॉप्ट करके हम लोग लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स, लॉट्स ऑफ डेवलपमेंट, लॉट्स ऑफ ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। अब इन स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कैसे करें, फॉर्मुलेशन का क्या प्रोसेस है, एक सेकंड इसको। पहला है एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनालिसिस। जैसे मैंने कहा कि किसी भी मार्केट को स्टार्ट करने से पहले या किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें अपनी मजबूती यानी अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस के बारे में पता होना चाहिए। प्रॉपर एनालिसिस हम लोग करें कि हम जो प्रोडक्ट कर रहे हैं, हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है वो उसके लायक है कि वो हमारे प्रोडक्शन को मास तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगी, या हमारे पास जो मीडिया है या हमारे पास जो प्रमोशन का जो यूनिट है वो इतना कॉम्पिटेंट है कि हमारे प्रोडक्शन को हमारे रिटेल तक, हमारे कस्टमर तक इजीली पहुंचा पाएगी। या फिर वाइस वर्सा उल्टा भी हो सकता है कि हमारा एक यूनिट तो बहुत स्ट्रांग है बट जो सेकंड यूनिट है दैट इज़ नॉट टू मच स्ट्रांग, तो हमें वहाँ पर थोड़े से मॉडिफिकेशन, थोड़े से ट्रेनिंग और थोड़े से इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। दूसरा है जनरेट स्ट्रेटजी अल्टरनेटिव।
हम लोग एक ही सेट ऑफ स्ट्रेटजी ना रखें, हम लोग प्लान भी जरूर रखें। इसीलिए जब भी कोई स्ट्रेटजी बनाए तो हमेशा ध्यान रखें कि एक स्ट्रेटजी बनाएंगे तो वो आपको सर्वाइवल तक भी ले जा सकती है, लेकिन अगर आपने उसके साथ में अगर प्लान बी यानी कि और एक सब स्ट्रेटजी भी रखी है to fulfill the objective that may be helpful for the organization for further development and growth। तो ये एक एनालिसिस ऑफ स्ट्रेटजी अल्टरनेट है, यानी कि जो करंट हमारी स्ट्रेटजी चल रही थी उसमें भी चेंज की ज़रूरत है, उसमें भी चेंज हो सकता है। तो कई बार क्या है कि दूसरी स्ट्रेटजी भी हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है कि हम लोग जो करंट हमारी चल रही है उसको न्यू के साथ सिंक्रोनाइज कर दें, या फिर जो न्यू हमारी है उसको ओल्ड के साथ सिंक्रोनाइज इस तरह से करें कि उसका जो ओरिजिनलिटी है वो ना ख़त्म हो। इसीलिए मैंने कहा कि जब कोई हम स्ट्रेटजी बनाएं तो उसका सब स्ट्रेटजी जरूर तैयार करें। तो यहाँ पर 4 स्ट्रेटजी हैं। पहला है करंट प्रोडक्ट इन करंट मार्केट, यानी कि हमारे करंट जो हमारा प्रोडक्ट है और वो करंट मार्केट में किस तरह से काम कर रहा है। यानी कि टेलीविज़न जो हम एग्जांपल लिया था, टेलीविज़न नॉर्थ, हम टेलीविज़न ही बनाते थे और नॉर्थ ईस्ट रीजन टेलीविज़न का ही हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। दूसरा, हमने टीवी रिकॉर्ड हमने सॉरी ये वीडियो कैसेट हमने शुरू किया नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही, क्योंकि मार्केट हमारी वही है। तीसरा हमने किया कि जो टेलीविज़न था जो हम बनाते थे वो हम लोग नई मार्केट जहाँ से हम लोग कुछ नहीं बनाते थे उस मार्केट में हमने लॉन्च किया। और तीसरा मार्केट है नया प्रोडक्ट, नई मार्केट, यानी कि वीडियो कैसेट हमने ऐसे यूनिट में बनाया जहाँ ना पहले टेलीविज़न काम करता था ना करता था और ना ही वहाँ पे वीडियो ये कैसेट प्लेयर काम करते थे। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं टू डिफाइन या टू सेट द स्ट्रेटजी। इन चारों स्थिति में हम अपनी स्ट्रेटजी को किस तरह से हम लोग फ्रेम करें, ये हमारे बिजनेस पर, बिजनेस एनवायरनमेंट पर और हमारे प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है। एंड दैट मे बी वरी फ्रॉम वर्क। अगर 2 फर्म हैं, दोनों फर्म एक साथ एक ही एरिया में काम कर रही हैं तो दोनों की स्ट्रेटजी उनको अचीव करने के लिए एकदम अलग अलग हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम स्ट्रेटजी फॉलो करें दोनों की दोनों फर्म। नाउ इवेल्युएटिंग द स्ट्रेटजी अल्टरनेटिव्स, हमने जो स्ट्रेटजी बनाई हैं डेफिनेटली उनका हम इवेल्यूशन कैसे करेंगे। अगर वो स्ट्रेटजी हमारे ऑन एस्पिरेशन, इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में हम लोग को क्लियर गाइडलाइन दें, क्लियर डायरेक्शन दें, इट मीन्स वी आर एबल टू एनालाइज स्ट्रेटजी इन्वॉल्व प्रेजेंटली इन आवर बिजनेस। दूसरा, चॉइस ऑफ स्ट्रेटजी, मैंने कहा कि आप लोगों के पास अगर एक स्ट्रेटजी आपने रखी है तो उसका सेट, उसका जो पार्ट है वो भी स्ट्रेटजी में तैयार करें, उसमें से जो बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है अपने फर्म के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डेट वी हैव टू चूज। क्योंकि स्ट्रेटजी केवल एक नहीं होती है। अगर हमें यहाँ से किसी डेस्टिनेशन जाना, सपोज हमें करनाल से दिल्ली जाना है, देयर इज नॉट ओनली वन वे, देयर आर सो मैनी वेज। आप गाड़ी से भी जाए तो आप देखते हैं कि आप एक नया ट्रेंड है, आप अपने गूगल पर डालेंगे कि हमें बिना टोल रोड के जाना है तो आपको दूसरी स्ट्रेटजी देता है, आप इस रोड को चले जाइए, यहाँ पर टोल नहीं पड़ेगा। दूसरा स्ट्रेटजी, हमें जल्दी पहुँचना है हमें, तो कहता है आप इस टोल रोड से चले जाइए। तीसरा कहता है कि नहीं हमें कुछ काम है, हमें मेरठ होके जाना है, तीसरा स्ट्रेटजी है। इसी तरह से एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक या एक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को दूसरे प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए देयर में बी various kind of strategy, and as a manager that we have to choose what is the best strategy for our organization as far as objective of firm are concerned। तो ये हमें देखना है एज ए मैनेजर कि हमें कौन सी स्ट्रेटजी को हमें अडॉप्ट करना है टू गेट मैक्सिमम आउटपुट इन मिनिमम इनपुट। द नेक्स्ट इज पॉलिसीज। हमने बात की मिशन, व्हाट इज मिशन, देन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, देन व्हाट आर द गोल्स and what are the way means strategy, what are the way to achieve these goals, mission and strategy। next is policies। जब हम पॉलिसी की बात करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशन की बात हमें समझ में आ जानी चाहिए। जब हम
पॉलिसी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें गाइडलाइंस भी इन्वॉल्व होती है कि हमको डेट नॉट टू डू एंड डू, मीन्स सम स्पेसिफिक गाइडलाइंस जो हमें टाइम टू टाइम हमारी फर्म को, हमारे काम करने के तरीके को जो गाइड करे, मॉनिटर करे, मेंटर करे, दैट रूल्स, दैट सेट ऑफ रूल्स आर नोन एज पॉलिसी। तो और पॉलिसी हमारे प्रोसीजर को भी, जो हम काम करने का तरीका है उसको भी वो एक तरह से मॉनिटर करती है। सो मिशन objectives strategies are mainly the concern of top management. As far as policies are concerned, means policies, programs and procedure are concerned primarily with the middle and operating management or mid level। मीन्स मिशन हो या ऑब्जेक्टिव हो या कौन सी स्ट्रेटजी आपको अडॉप्ट करनी है वो टॉप मैनेजमेंट पर डिसाइड होता है, और पॉलिसी या किस तरह से हमको करना है वो मिड लेवल पर या जो ऑपरेटिंग मैनेजमेंट लेवल है उस पर डिसाइड होता है। और इनको हम किस तरह से हम लोगों को फॉर्मुलेशन करना है मिशन का, वो जो मिडल लेवल है वही डिसाइड करता है कि हम इनको किस तरह से हमको इनको अचीव करना है, किस तरह से हमको कौन कौन से इसमें से हर्डल्स हैं, इनको हर्डल्स को हमें किस तरह से हटाना है। आप देखते होंगे कि कई बार जो आपके जो मिडल लेवल मैनेजमेंट है दैट बिकम मोर इम्पोर्टेंट। वाई इट बिकम मोर इम्पोर्टेंट? क्योंकि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो उस लेवल तक मॉनिटरिंग कैपेसिटी में नहीं होता है कि वो हर चीज़ को हर लेवल पर हर समय मॉनिटर कर सके। बट middle management that has power, that has time, that has even monetary or monitoring or even their requirement that they must have aware about the stage what and where their needs, their helps are required or important। इसीलिए आप देखते हैं कि जो मिडिल लेवल की जो मैनेजमेंट है वो हमेशा एक्शन में होती है, और जो टॉप लेवल की है वहाँ से सिर्फ मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ही और साथ में स्ट्रेटजी भी डिसाइड होती है। आप ये देख रहे हैं, मैंने आपको कहा कि फॉर्मुलेशन, मिशन ये सब मिडिल लेवल पर हो गए। पॉलिसीज की हमने बात कर ली। यस, एक क्वेश्चन है, हाउ पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर्स आर डिफर फ्रॉम मिशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजी। यहाँ हमारा आंसर ये होगा कि मिशन, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज आर कंसर्न विद द टॉप मैनेजमेंट लेवल। As far as policies, program and procedures are, these are related to your operating management level or middle level management. So this is the difference. So even policies has to frame, इनको भी फ्रेम करने की ज़रूरत होती है। और किस तरह से इनको हम फ्रेम करते हैं, देखिए, एक तो पॉलिसी के बारे में एक चीज़ जानने की ज़रूरी है कि कुछ पॉलिसीज़ हमारी इंटरनल पॉलिसीज़ होती हैं। जैसे अगर हम किसी भी कंपनी की बात करें तो उनका एक पॉलिसी है कि हमें इतने बजे से इतने बजे तक आना है, दैट इज़ अंडर द पॉलिसी। दूसरा है कि हम लोग अगर किसी का जो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल है इस लेवल तक पहुंचेगा तो हम उसको प्रमोशन दे देंगे, ये उनकी पॉलिसी है। हम लोगों का पे स्ट्रक्चर ये होगा, ये उनकी पॉलिसी है। ये दीज आर द इंटरनल पॉलिसीज। अगर हम बात करें कि एक्सटर्नल, मीन्स गवर्नमेंट पॉलिसीज आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर रनिंग एनी प्रोडक्शन, एनी फर्म। वहाँ लोग जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसमें भी कुछ पॉलिसी, जैसे कि अगर इतने आपके एम्प्लॉय होंगे तो यहाँ आपको एक क्रच रखना होगा, अगर आपके इतने एम्प्लॉय होंगे तो आसपास में एक स्कूल की व्यवस्था आपको करनी होगी, अगर आपके यहाँ पर वुमेन्स एम्प्लॉय हैं तो उनको, उनके बच्चों को फीड करने के लिए अलग से येलो रूम बनाने पड़ेंगे, येलो बूथ बनाने पड़ेंगे आपको। उनके लिए जो बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड हैं वो सारी प्रोवाइड करनी होंगी। ये कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं जो इम्पोज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन और फर्म के ऊपर। तो एज ए मैनेजर वी शुड अवेयर द पॉलिसीज़
एंड इवन इंटरनल पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज हमें उनके बारे में सब पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी भी क्लियर है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर हैं, और उनके बीच में अगर कोई पॉलिसीज हिंड्रेंस के रूप में आ रही है तो एज ए मैनेजर वी शुड बी अवेयर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग इंटरनल पॉलिसीज, कई बार इवन गवर्नमेंट पॉलिसीज भी कई बार चेंज होती हैं बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि पहले जो हमने देखा है उसके बेस पर हमारी जो कुछ पॉलिसीज़ हैं वो चेंज होती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, इवन एनवायरनमेंट रिलेटेड, इवन सोसाइटी रिलेटेड, इवन आपके एरिया स्पेसिफिक भी आपके बहुत सारी पॉलिसीज़ हमारी चेंज होती हैं, या फिर ये कहिए कि उनमें टाइम टू टाइम सम मॉडिफिकेशन होता रहता है। टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़, मैंने जैसे बताया कि पॉलिसीज़ अगर हम ब्रॉड में कहें तो दो तरह की पॉलिसी हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। लेकिन अगर हम अपने एक फर्म की ही बात करें तो यहाँ पॉलिसी है, पहली है मार्केटिंग से रिलेटेड पॉलिसी। मीन्स मार्केटिंग से हमारी कौन कौन सी पॉलिसी होंगी, जैसे परसेंटेज अप टू मार्क, हमें किस तरह से हमें अपना परसेंटेज बढ़ाना है, मैन्युफैक्चर के प्राइस देखने हैं, पैरामीटर्स करना है हमें सिलेक्शन का और अपॉइंटमेंट का, ह्यूमन रिसोर्स का। तीसरा, किस तरह का प्रमोशन हम लोग करेंगे, ब्रांच ऑफिस से करेंगे या हेड ऑफिस से करेंगे। फाइनेंस से रिलेटेड है कि हम लोग को कितना एक्सपेंडिचर लिमिट होगा, और कुछ ट्रीटमेंट ऑफ जो बैड डेप्थ है, जो हमारे पास जो कर्ज है उसको हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। पर्सनल से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज हो सकती हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी टू इंगेज ह्यूमन रिसोर्स एट डिफरेंट लेवल। रिक्रूटमेंट ऑफ वुमेन हम लोग करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे तो उनके लिए क्या बेंचमार्क होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन, क्या एक्सपीरियंस, या उनके लिए जो हमें जो फैसिलिटी देनी है वो हम सब लोग वहाँ पर इंश्योर करेंगे। प्रोडक्शन एंड परचेज, किस तरह का प्रोडक्शन हम करेंगे, कितने समय में करेंगे, किसको हम कैसे बेचेंगे, कैसे हम लोग वेंडर का सिलेक्शन करेंगे। ये सारी की सारी पॉलिसीज़ हम लोग पहले से पहले तैयार करते हैं, और डीज ऑल आर द इंटरनल पॉलिसीज़, यानी कि फर्म रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं। और आगे हम लोग बात करेंगे इन जो नेक्स्ट जो कमिंग डेज हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ किस तरह से उसको इंटरवीन करती हैं। सो प्रोग्राम, वन टर्मिनोलॉजी प्रोग्राम इज आल्सो देयर। बेसिकली प्रोग्राम्स है क्या, किसी भी गोल को या मिशन को या स्ट्रेटजी के साथ हम लोग टारगेट करते हैं, हम लोग कुछ पॉलिसीज़ बनाते हैं, चाहे वो रिलेटेड मार्केटिंग से हो, या इन सबको अगर हम एक साथ कंबाइन कर लें तो दैट इज प्रोग्राम। कंप्लीट प्रोग्राम हमारा ये है कि हम उस प्रोग्राम में हमें ये चीज़ें हमें इन्वॉल्व करनी है, यानी कि हमें प्रोडक्शन भी इन्वॉल्व करना है, हमें उसका मार्केटिंग भी हमें इन्वॉल्व करना है, उसका सेल्स भी हमें हमें किस तरह के हम लोग वो रखेंगे, कंपनी ह्यूमन रिसोर्स रखेंगे। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिखाया है एक, ये पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ने का प्रयास करें कि एक डीलर है सेलिंग फिजी हैव टू इन्फॉर्म टू बाय मोर स्टॉक एंड आल्सो कीप विद देम दिस एम्प्टीज फॉर अ डे सिंस द डिलीवरी वैन कुड नॉट बी विजिटिंग। तो जैसे एक फिजी कंपनी वाले ने कुछ खाली बोतलों को जो बोतलें बच जाती हैं उनको किस तरह से हम लोग रखेंगे, कहाँ रखेंगे, कैसे उनको कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद उनको हम लोग जो हमारी बॉटल्स हैं कैसे हम उनको फर्दर उनको प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे। यानी कि रिसाइकलिंग भी एक प्रोग्राम है। अगर आप देखें कोई बॉटल, पानी की बॉटल है, उसको अगर हम लोग क्रैक्स करते हैं और उसके बाद उसको हम लोग यूज करें दोबारा एज ए री यूज, तो हम उसको रिसाइकिल का जो प्रोसीजर है इज कॉल्ड प्रोग्राम। देन व्हाट इज नेक्स्ट, या प्रोसीजर। किस तरह से प्रोसीजर बिल्कुल स्ट्रेटजी की तरह है, लेकिन स्ट्रेटजी और प्रोसीजर में थोड़ा सा अंतर है। प्रोसीजर बेसिकली एक तरह से हम कहें कि वे, हम लोग किस तरह से किसी चीज़ को अचीव करेंगे, या हम लोग उसको कैसे वर्कआउट करेंगे किसी पर्टिकुलर चीज़ को। तो जैसे हम लोग देखेंगे कि प्रोग्राम्स रिलेट टू शेड्यूलिंग ऑफ एक्टिविटीज़ वाइल प्रोसीजर्स रेफर टू स्पेसिफिक मेथड एंड सीक्वेंस बाय विच
एन एक्टिविटी हैज़ टू बी परफॉर्म, कोई भी एक्टिविटी इसको हमें परफॉर्म करना है तो उसमें जो स्पेसिफिक मेथड है और उसका उस मेथड में भी कई तरीके हो सकते हैं। जैसे आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि हमें कोई टैबलेट बनानी है, उस टैबलेट में कौन कौन से साल्ट हैं उनको इकट्ठा करना, उन इकट्ठा करने के बाद में उनकी क्या क्या उनकी मात्रा होगी, कितनी क्वांटिटी होगी, और उस क्वांटिटी को हम लोग मशीन में डाल करके किस तरह से हम लोग टैबलेट तैयार करेंगे। छोटे छोटे सेट्स भी, और जो उसकी सीक्वेंस है, यानी कि उस टैबलेट को बनाने का जो मेथड है दैट इज प्रोसीजर। और लेकिन उस स्पेसिफिक मेथड को प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग मशीन को पहले स्टार्ट कर दें और रॉ मटेरियल बाद में डालें। नो, पहले आपका रॉ मटेरियल तैयार होना चाहिए, उसके बाद मशीन को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सीक्वेंस इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रोसीजर्स में। एज फार एज स्ट्रेटजी एक डायरेक्टिव नहीं है। स्ट्रेटजी में आपको सीक्वेंस नहीं लगानी है कि आपको पहले ये करना है, ये करना है, ये करना है। स्ट्रेटजी मीन्स ये है कि हमें उधर जाना है, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ प्रोसीजर की हमें कुछ हमें छोटे छोटे बताने का प्रयास किया गया है कि प्रोसीजर शुड इवॉल्व फ्रॉम नॉलेज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एंड फैक्ट, यानी कि जो प्रोसीजर होता है वो पुराने एक्सपीरियंस और जो तथ्य हैं उनके बेस पर होना चाहिए। टू बी प्रिसाइज एज पॉसिबल, प्रोसीजर छोटा हो और जो संभव हो। थर्ड है टू हैव कंकरेंस ऑफ द पीपल हु हैव टू यूज देम, लोगों की सहमति ज़रूरी है उस प्रोसीजर को फॉलो करने की, जो उसमें इन्वॉल्व हैं, जो उस प्रोसीजर को फॉलो करके जो हमारा प्रोडक्शन तैयार हो रहा है उसके लिए हमें लोगों की सहमति, लोगों की कंकरेंस की भी बड़ी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, इवन अगर हम कहें कि हमें कोई प्रोसीजर लेना है और साथ में वो हमारा यूजफुल भी हो, क्योंकि एवरी प्रोसीजर मे नॉट बी यूजफुल। यूजफुल प्रोसीजर वो होगा जहाँ पे टू लेड डाउन इन क्रिटिकल एक्टिविटीज एरिया, सर्व ए स्पेसिफिक पर्पज, फैसिलिटेट अचीवमेंट ऑफ द प्रोग्राम और आउटपुट टूवर्ड्स विच इट geared, grow a certain logical process and be balanced in term of being too many or too few। यानी कि हमारा यूजफुल प्रोसीजर वही होगा कि जहाँ पर हमारा जो पर्पज हमारा बहुत क्लियर हो कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं और कितना आउटपुट लेने जा रहे हैं, और लॉजिकल तरीके से यानी कि सीक्वेंशियल हो, और उसके बाद हमें जो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट करने का जो तरीका हो वो हमारा अगर है तो दैट इज यूजफुल प्रोसीजर। ओके, आई एम टेकिंग 30 सेकेंड ब्रेक एंड देन इसको मैं बंद करके दूसरे स्लाइड में शेयर कर लेता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग के कौन कौन से टेक्निक्स हैं एंड व्हाट मे बी द प्रोसेसेस। तो इस यूनिट में हम लोग
हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, to understand the necessity of identifying and evaluating a reasonable number of possible alternative course of actions for accomplishing organization objectives means हम लोग जो बात कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग के, हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम लोग प्रॉपर डिसीजन मेकिंग हम लोग करेंगे. डिस्प्ले द फैमिलिटी विद वेरियस मीन्स ऑफ जनरेटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस. The third is decide to what extent participation of other is desirable, when and how group decision strategies should be used. कई बार क्या वाला होता है कि हम लोग खुद डिसीजन लेते हैं और कई बार हम सोचते हैं कि ग्रुप डिसीजन से एक अच्छा डिसीजन निकल के आएगा, वो कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे. उसके बाद में है डायग्नोज रोड ब्लॉक्स टू इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग. कई बार क्या है कि हम लोग इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में बहुत सारे रोड ब्लॉक्स होते हैं, उनको किस तरह से डायग्नोज करेंगे और कुछ स्ट्रेटजी हम डेवलप करेंगे कि हम लोग उन रोड ब्लॉक्स को हम लोग किस तरह से हम लोग उसको ओवरकम कर सकें. ये हमारे आज के जो टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, उनको हम बात करेंगे हम लोग. तो टेक्निक्स यूज इन डिफरेंट स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग. जब कोई भी डिसीजन हम लोग लेते हैं एज ए इंडिविजुअल, एज ए ग्रुप, एज ए सोसाइटी, इवन एज ए नेशनल लीडर, उसमें बहुत सारे डिसीजन लेने से पहले कुछ छोटे छोटे स्टेप्स भी इन्वॉल्व होते हैं. ऐसा नहीं कि हमने अभी सोचा कि नहीं अब से ये, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें, अगर हम डिमोनेटाइजेशन की बात करें कि हमने अचानक डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन ले लें कि हम लोग कल से ये करेंगे. नो, इसके पहले बहुत सारी एक्सरसाइज हो गई होती है. एक सेकंड. या सो डिसीजन मेकिंग बेसिकली ऐसा नहीं है कि हम लोग एज ए आउटराइटली हम लोग डिसीजन ले लें या कोई भी नेशनल लीडर डिसीजन ले लो. उसके पीछे बहुत सारी बैकग्राउंड्स होती हैं और उस बैकग्राउंड्स में कई बार बहुत सारे हर्डल्स भी होते हैं, बहुत सारी रिसर्चेस भी होती हैं और बहुत सारे रूल्स भी होते हैं कि जिनको बेस पर हम लोग या जो भी डिसीजन एज ए मैनेजर, एज ए लीडर जो डिसीजन लेते हैं. और कई बार क्या होते हैं, कुछ डिसीजन बहुत फेयर होते हैं और कुछ डिसीजंस में कई बार मॉडिफिकेशंस भी होता है टाइम टू टाइम. बेसिकली जो डिसीजन है, डिसीजन का एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू गेट मैक्सिमम आउटपुट इन द फर्म. और अगर दूसरे शब्दों में कहें कि हम लोग उस कंपनी के ग्रोथ के बारे में जितना ज़्यादा सोचें और उस सोचने के साथ साथ हम लोग कुछ ऐसे सेट्स ऑफ रूल्स, सेट्स ऑफ टारगेट्स, सेट और सेट्स ऑफ तरीके हम लोग अपनाएं जिससे हमारा मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम डेवलपमेंट, मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ फर्म पॉसिबल हो सके. तो सबसे पहले तो हम लोग ऐसा नहीं कि एक ही डिसीजन हम लोग बनाते हैं, हम लोग सेट ऑफ डिसीजन हम लोग बनाते हैं. या जो मैनेजर, एज ए मैनेजर बहुत सारे सेट्स ऑफ डिसीजन मीन्स सेट्स ऑफ सम, पहले हम लोग आउटलाइन बनाते हैं कि हमारे इन डिसीजन से हमारे जो कंपनी है उसका फर्दर ग्रोथ होगा. उन सेट्स ऑफ जो हमारे वो होते हैं डिसीजंस होते हैं, उनको हम लोग एक ग्रुप में डालते हैं टू डिस्कस
जो हमारे वो होते हैं, ये एक्सपर्ट होते हैं, उनके साथ हम लोग डिस्कस करते हैं, या जो लोग उस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, या फिर टॉप मैनेजमेंट के साथ या मिड मैनेजमेंट के साथ, या कई बार हम लोग अपने क्लाइंटेल के साथ इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनर, इन द फॉर्म ऑफ इंटरव्यू। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कई बार उनको ब्रेन स्टॉर्मिंग में भी डालते हैं, कई बार उनको ग्रुपिंग में डालते हैं, तब जा कर के हमारे उसमें से सेट्स ऑफ आउटलाइन, सेट्स ऑफ उसमें कंटेंट्स में से हम लोग 2 या 4 डिसीजन हम लोग ले पाते हैं। और ब्रेन स्टॉर्मिंग से मतलब ये है, सॉरी, पहले तो जनरेशन ऑफ रीजनेबल नंबर ऑफ गुड अल्टरनेटिव्स। जब हम डिसीजंस की बात करते हैं, बेसिकली बहुत सारे अल्टरनेटिव हम लोग सेट्स ऑफ वो रखते हैं कि हम लोगों को ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, या इसको दूसरा कहिए कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, या इसको हम फ्यूचरिस्टिक ये करेंगे। लेकिन वो एक नहीं होता है, वो गुड नंबर्स ऑफ अल्टरनेटिव होते हैं। और उसके बाद में उस गुड नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स को डिपेंड ऑन क्रिएटिविटी, डिपेंड ऑफ थॉट, डिपेंड ऑफ स्टडी, हम लोग उसको एक मीनिंगफुल, एक वेल नाउन, एक एक अल्टरनेटिव, 2 अल्टरनेटिव बनाते हैं, जिसके बाद उनको हम लोग डिस्कशन के लिए डालते हैं। डिस्कशन चाहे वो साइनेटिक्स हो सकता है, नॉमिनल ग्रुपिंग हो सकता है, या ब्रेन स्टॉर्मिंग हो सकता है। और बेसिकली ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को 20-30 लोगों के बीच में डाल देते हैं, और उसके बाद में उनके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हम लोग डिस्कस करते हैं कि यदि हम ये डिसीजन लेते हैं तो इसमें क्या हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे और क्या हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे, और इसको किस तरह से मॉडिफिकेशन करें। तो बेसिकली ग्रुप डिस्कशन, एक डिस्कशन जो बहुत सारे लोगों के बीच में होता है, एंड पॉजिटिव डिस्कशन इज कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी कि सब लोगों के दिमाग को हिला देना और तब जाकर के कोई आउटपुट निकालना, कुछ एक सेट ऑफ थॉट्स निकालना, उसको हम लोग कहते हैं ये ब्रेन स्टॉर्मिंग का आउटपुट है, और जो एक डिसीजन का रूप ले लेता है। तो कई बार जो डिसीजन मेकिंग होती है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू होती है। और ब्रेन स्टॉर्मिंग भी ऐसे नहीं होती, ब्रेन स्टॉर्मिंग के कुछ थंब रूल हैं। पहला रूल है क्रिटिसिज्म इज प्रोहिबिटेड, क्रिटिसिज्म नहीं करना है किसी का भी, बस सिर्फ अपने आइडिया बताना है, अपने आइडिया को जनरेट करना है, और फ्रीली फ्लो कर दो सबके साथ टू डिस्कस। दूसरा है फ्री विलिंग इज वेलकम, आप एक आइडिया को सबके साथ फ्रीली आप लोग शेयर करें, और उसका जो वो होना चाहिए, थॉट होना चाहिए, फॉर द बेटरमेंट होना चाहिए, फॉर वाइडर होना चाहिए। और उसके बाद में कहते हैं इट्स ईजियर टू टेम डाउन देन टू थिंक अप, यानी कि उस आइडिया को, ऐसा नहीं कि वो किसी को वो हिरास करे, या किसी के लिए वो कई बार पेनफुल ना हो। इस तरह का हम लोग फ्री विलिंग जो आइडिया है वो हम लोग फ्लो कर सकते हैं। क्वांटिटी इज वांटेड, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हवा हवा में बात करें, उसके सम लॉजिस्टिक रीजन, सम लॉजिस्टिक डेटा भी होना चाहिए, और ताकि हम लोग उसको डिस्कस कर सके ग्रुप में उस आइडिया को कि ये लाइक्लीहुड के लिए ये आउटस्टैंडिंग सॉल्यूशन है या नहीं है। थर्ड है कॉम्बिनेशन एंड इम्प्रूवमेंट आर साउट। आप देखें कि कई बार क्या एक व्यक्ति ने एक सेट ऑफ आइडिया दिया, दूसरे ने दूसरा आइडिया दिया, तो कई बार क्या होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग से हम 2-3 आइडिया को मिला करके एक आइडिया बना लेते हैं, और इवन उस आइडिया में भी फर्दर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है, एंड इट शुड बी वेलकम। तो ये हमारे 4 थंब हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग के। ब्रेन स्टॉर्मिंग भी सम सेट ऑफ नॉर्म्स के या सम सेट ऑफ गाइडलाइंस के अंतर्गत होना चाहिए। और जैसे आप जानते हैं कि ये ब्रेन स्टॉर्मिंग की कोई लिमिट नहीं, कितने लोग हों, 6 से 8 भी हो सकते हैं, और जो थॉट्स आइडियाज़ हैं वो भी 50 से 150 हो सकते हैं। अगर एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर आपके पास करीबन 8 लोग हैं ग्रुप मेंबर जो ब्रेन स्टॉर्मिंग में इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ आप 50 से 150 के आइडिया ले सकते हैं, और उनको कंबाइन करके, उनको मॉडिफिकेशन करके सम सेट्स ऑफ डिसीजन आप इवॉल्व, सम सेट्स ऑफ डिसीजन आप जनरेट कर सकते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग ऐसा नहीं है कि ये चलती रहेगी, इसका एक लिमिटेशन है कि इतने समय में, इतने समय के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी। दूसरा, ब्रेन स्टॉर्मिंग कभी भी
जैसे आर्म फोर्स में यहाँ ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं होती, सेंट्रल में और जितनी भी आपकी एजेंसीज यहाँ ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं होती। यहाँ पर एक तरह से डिसीजन बहुत ही गोपनीय होता है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है। सो ब्रेन स्टॉर्मिंग बेसिकली ऐसे मुद्दों पर होती है जहाँ पर बिजनेस इन्वॉल्व हो, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड कोई पॉलिसी, कोई रूल्स इन्वॉल्व हो, या सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कोई पॉलिसी, कोई रूल्स इन्वॉल्व हो। लेकिन जो आर्मी है, आर्म फोर्स है, इन सब में ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं होती है। दूसरा है साइनेक्स। ये डेवलप किया था विलियम जे जॉर्डन ने, और ये अभी रिसेंट का जो तरीका है, इसको हम लोग जो यूज करते हैं कुछ क्रिएटिविटी टेक्निक जनरेट करने के लिए। इसमें क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं वो टिपिकली सेलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंट ए वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड एंड ट्रेनिंग, यानी कि इसमें बहुत एक तरह के लोग नहीं होते, इसमें डिफरेंट काइंड के लोग होते हैं। यानी कि अगर कोई आपको आइडिया जनरेट करना है, ग्रास रूट के लेवल लेंगे, उसको ऑपरेट करने वाले लोग लेंगे, उसमें मैनेजमेंट लेवल के लोग लेंगे, उसमें हर जो लेवल हैं सबके टॉप मैनेजमेंट से लेंगे। उसके बाद डिस्कशन करने के बाद जो आइडिया फ्लॉट होंगे, और उस आइडिया के बाद जो एक निकलेगा, जो आउटकम निकलेगा, इसमें भी एक तरह से ब्रेन स्टॉर्मिंग ही होती है। लेकिन सर फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट लेवल के होते हैं, जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उसमें सभी लेवल के लोग होते हैं। नॉमिनल ग्रुपिंग इज सिंपल है, जैसे आप देख रहे होंगे कि हर जगह किसी ना किसी चीज़ को लेकर के एक बहस होती रहती है। इवन अवर सोसाइटी में हमारी बहस होती है, इवन हमारे जो फैमिलीज़ हैं वहाँ पर एक छोटी सी नॉमिनल ग्रुपिंग होती है। यहाँ भी छोटे छोटे आइडियाज़ फ्रीली फ्लोट होते हैं, और उसके बाद जो आउटकम्स निकलता है वो भी एक डिसीजन है। बेसिकली नॉमिनल डिसीजन इतनी पावरफुल ग्रुपिंग हम नहीं कह सकते कि जितनी बाकी ये ब्रेन स्टॉर्मिंग और आपकी ये साइनेक्टिस है। हालांकि इसमें देखो, इसमें लिखा है कि इसकी भी कुछ स्टेज हैं नॉमिनल ग्रुप की, जिनको हमें स्टेज 1 7 to 10 इंडिविजुअल होंगे, डिफरेंट बैकग्राउंड एंड ट्रेनिंग आर ब्राउट टुगेदर एंड फैमिलाइज विद द सेलेक्टेड प्रॉब्लम, what alternates are available for achieving the sets of objectives. Each group member is asked to prepare and list। यहाँ पर सभी को मौका मिलता है बात करने का, अपनी बात कहने का। उसके बाद में 10 से 15 मिनट में उनसे आइडियाज़ ले लिए जाते हैं, सबसे आइडिया ले लिए जाते हैं नॉमिनल ग्रुप में। इसमें कोई छूटता नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि कोई डबल डबल आइडिया दे। इसमें सबकी प्रेजेंस और सबका इन्वॉल्वमेंट इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद में ओपनली डिस्कशन के बाद में उसको जो आइडियाज़ हैं उनको इवेल्युएट करते हैं, और उसके बाद उनको रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद उस आइडिया को कहते हैं कि यस दिस इज़ द डिसीजन। कई बार क्या होता है कि जो आइडियाज़ हैं उसमें कुछ डिलीशन और कुछ सम एडिशन वो होता है, जैसे कि आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग या साइनेटिक्स में होता है। क्रिएटिव थिंकिंग इज समथिंग डिफरेंट। इन जितनी भी बात की है इन सबसे एकदम अलग है क्रिएटिव थिंकिंग, क्योंकि क्रिएटिव थिंकिंग इंडिविजुअल भी हो सकती है और क्रिएटिव थिंकिंग ग्रुप में भी हो सकती है। लेकिन यहाँ क्रिएटिव थिंकिंग वो है कि जो आइडिया जो पहले से बात चल रही है उनके अलावा कुछ और नया, कुछ नया सोचना, कुछ नया लेके आना, कुछ मार्केट के लिए, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन जो आपका कॉम्पिटिटिव नेचर है मार्केट का उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत सारे चेंजेस, जो बहुत सारे नई चीज़ लाना है, दैट इज क्रिएटिव थिंकिंग। यहाँ क्रिएटिव थिंकिंग के कुछ प्रोसीजर हैं। पहले यानी कि पहले प्रिपरेशन करेंगे, यानी कुछ कुछ कॉन्शियस बनाएंगे। जैसे कि आप कोई चीज़ फ्लोट कर रहे हैं मार्केट में, नई चीज़ मार्केट में, तो उसको हम लोग इन्वेंट तो हमने कर लिया, अब उसको किस तरह से हम लोग उसको इन्वेस्ट करेंगे उसमें, और उसमें किस तरह से चीज़ों को फैमिलियर बनाएंगे, इसके बारे में नए तरीके से सोचना, नए तरीके, उसके क्या कॉज होंगे, क्या इफ़ेक्ट होंगे, है ना, उसको दूसरे लोग किस तरह से देखेंगे, और उसको हमें जो चैलेंज आएंगे उनको हम किस तरह से ओवरकम कर पाएंगे। डेट इज़ कॉन्शियस, यानी कि हमें पहले से पता है कि हमें ये चीज़ें आ सकती हैं। दूसरा इसमें स्टेज होगा जो अनकॉन्शियस होगा, जो हमें पता भी नहीं होगा, इंक्यूबेशन, यानी कि हम लोग एक तरह से बिल्कुल रिलैक्स
स्विचिंग ऑफ और जो भी हमारी प्रॉब्लम है उन सबको एकदम अलग हटा करके हम लोग अपने प्रोडक्शन के बारे में बात करें। लेकिन जब हम क्रिएटिव थिंकिंग की बात करते हैं तो इन चीज़ों को भले ही अनकॉन्शियस हैं, अनडिटरमाइंड हैं और एक तरह से ये सडन है, लेकिन इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि ये किस तरह की चीज़ें हमारी जो डिसीजन हमें जो लेने हैं उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। प्रेजेंटेशन जब हम लोग अपना हमने सेट्स ऑफ या एक दो डिसीजन हमने बना लिए, उन डिसीजन को हम पहले तो वेरीफाई करेंगे उस पर्टिकुलर फर्म में पर्टिकुलर चीज़ पे इम्प्लीमेंट करके कि ये डिसीजन सही आउटपुट दे रहा है या नहीं ये दे रहा है, या ये हमारी सोसाइटी को एकोमोडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमारे जो लोग हैं इनके लिए कोई प्रॉब्लम तो ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो भी हम लोग हमने सेट्स ऑफ हमने डिसीजन बनाया, अब उनको इवैल्यूएशन का समय आ गया है कि हमने बहुत सारे जो डिसीजंस हैं उसमें से किसी एक या दो को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन वो कब पॉसिबल है, जब हम उसको मार्केट में हम उसको इम्प्लीमेंट कर दें और उसके बाद देखें कि व्हाट आर द पॉजिटिव आउटकम्स, व्हाट आर द पॉजिटिव जो हमारा आउटपुट हमारा जो बन रहा है उसमें जो पॉजिटिव डिसीजन मेकिंग है, यानी जो क्लाइंटेल को लिए इजीली हम लोग अपना प्रोडक्ट हम लोग पहुंचा पा रहे हैं। इस बीच में जितने भी हम लोग डिसीजन लेते हैं उनमें से हमको चुनाव करना होता है कि जो हमारे फर्म के लिए, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और जो हमारे प्रमोशन के लिए और हमारे इवन प्रोडक्शन एंड क्वालिटी के लिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं, वैसे ही हम लोग डिसीजंस का चुनाव करते हैं। जो हमारे सेट्स ऑफ डिसीजन होते हैं उनमें से कुछ एक सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव, मैंने कहा कि जो बेस्ट है वही हम लोग चुनते हैं। इम्प्लीमेंटेशन, अब जो डिसीजन हमने कुछ चुन लिए तो उनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करें, टॉप लेवल से हम लोग मिड लेवल तक उसको कैसे पहुंचाएं, उसको कैसे ऑपरेटिंग लेवल तक हम लोग कैसे करें, और उसके बाद जो हमारा जो क्लाइंट है, जो हमने डिसीजन लिए हैं वो काल्मली उन तक पहुंच जाए, उनके पास बिना पेन के बिना उसके उनको प्रोडक्शन उनको प्राप्त हो। ऐसे हम लोग डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये वाइस वर्सा भी कई बार ऐसा डिसीजन होता है कि हम लोग ऐसा नहीं कि टॉप लेवल से नीचे आए, ये भी हो सकता है ऑपरेटिंग लेवल से ऊपर की तरफ भी वो डिसीजन जाता है, क्योंकि फर्दर कई बार कोई भी डिसीजन उसका अप्रूवल टॉप मैनेजमेंट से भी कई बार लेना होता है। तो ये हो गया आपका डिसीजन मेकिंग। इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप डिसीजन मेकिंग। आप जानते हैं कि इंडिविजुअल डिसीजन जो होता है वो कई बार ऑटोक्रेटिक होता है, लेकिन जो ग्रुप डिस्कशन होता है, जो ग्रुप डिस्कशन के बाद जो बहुत सारे तरीके हमने ऊपर पढ़े, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो या नॉमिनल ग्रुपिंग हो या और जितने भी हमने पढ़े, उनमें जो आउटपुट आता है डिसीजन मेकिंग का और वो इंडिविजुअल जो हम लोग बनाते हैं उन दोनों में डिफरेंट होता है। जैसे मैंने कहा इंडिविजुअल ऑटोक्रेटिक हो सकता है, इंडिविजुअल यूनिक हो सकता है, वो पर्सन ओरिएंटेड हो सकता है। बट एज फार एज ग्रुप डिसीजन दैट इज टोटली डिपेंड ऑन डेमोक्रेटिक मेथड, और वो चूंकि वो किसी एक से नहीं है, वो बहुत सारे सेट्स ऑफ तरीके से प्रोसीजर से डिसीजन को मेक किया गया है, वो डेफिनेटली ज़्यादा लाभकारी होगा एज फार एज दिस इंडिविजुअल इज कंसर्न। तो यहाँ पे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज गया है। इसने कहा ग्रुप कैन अकोमोडेट मोर नॉलेज एंड फैक्ट, जबकि अकेला आदमी उसको इतना नहीं कर सकता। ग्रुप ऑफन वर्क मोर स्लोली देन इंडिविजुअल, लेकिन एक चीज़ है, एक इंडिविजुअल बहुत जल्दी डिसीजन लेता है और ग्रुप में आपस में कई बार बहस होती है, कई बार डिस्कशन होता है, उसमें कई बार डिस्कशन को या डिसीजन को अराइव करने में टाइम लग जाता है। देन ग्रुप हैज, एक मिनट तक पानी देना। ग्रुप हैज ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, कंसीडर मोर अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, जबकि डिसएडवांटेज ये है इसका कई बार क्या है वो मे लीड टू लेस देन ऑप्टिमल डिसीजंस। कई बार की जो ज़्यादा डिसीजन हो जाते हैं उसमें डिसीजन का चुनाव करना भी कई बार मुश्किल होता है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर इजीली हो जाता है। लेकिन इसको वाइस वर्सा देखो, कई बार इंडिविजुअल हु पार्टिसिपेट इन डिसीजन आर मोर सेटिस्फाइड विद दैट डिसीजन, ये इसका हो सकता है लाभ। लेकिन नेगेटिव ये है कि वो सभी पर लागू नहीं किया जा सकता।
ग्रुप डिसीजन जो प्रोसेस है वो बहुत सारे कम्युनिकेशन इन सबको क्या बोलते हैं यूजफुल होता है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी यूजफुल होता है, एक्सेप्टेबल होता है, सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल होता है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, ओवर रिलायंस ऑन ग्रुप डिस्कशन मेकिंग कैन इनहिबिटेड मैनेजमेंट्स एबिलिटी टू एक्ट क्विकली। मैंने कहा ना, ग्रुप डिसीजन कई बार टाइम कंस्ट्रेंट उसमें हो जाता है कि वो लोग कई बार टाइमली प्रॉपरली डिसीजन को फ्लोट नहीं कर पाते ऑन द फॉर्म। बस यही है। लेकिन एज फार एज इंडिविजुअल इजीली इम्प्लीमेंट हो जाता है, टाइमली इम्प्लीमेंट हो जाता है, और उसको इवेल्युएशन भी इंडिविजुअल लेवल पर पॉसिबल है। लेकिन मैंने कहा लेकिन इसमें कुछ नेगेटिव चीज़ भी है इंडिविजुअल में, दैट इज ऑटोक्रेटिक, दैट इज नॉट डेमोक्रेटिक वे, और दैट इज एक्सेप्टेबल बाय वन और टू but may not acceptable by society and by the group and even by the market। तो यहाँ पर बेटर है कि ग्रुप डिसीजन हो, हालांकि उनको थोड़ा सा उनमें स्पीड अप करने की ज़रूरत है। ओवरकमिंग बैरियर टू इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। देखिए कुछ बैरियर्स तो आते हैं डिसीजन मेकिंग में, उनको कैसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं इनके बारे में हम लोग बात करें तो कुछ रोड ब्लॉक हैं जो आइडेंटिफाई किए थे इल्बिंग ने 1978 में। जैसे था द टेंडेंसी टू इवेलुएट बिफोर वन इन्वेस्टिगेट्स, अर्ली इवेल्युएशन precludes inquiry into a fuller understanding of the situation। तो पहला जो हर्डल्स है, पहला जो रोड ब्लॉक है, कई बार क्या होता है कि जो हम लोग इवेल्युएट करते हैं किसी भी चीज़ को बिना इन्वेस्टिगेशन के, हमने उसके बारे में बता दिया कि ये डिसीजन बहुत ख़राब होने वाला है। ऐसे बहुत सारे डिसीजन आप लोग प्रेजेंट सिचुएशन में भी देखते होंगे कि हम लोग ने उसको ऐसे ऐसे ऊपर से इवेल्युएट किया और हमने बता दिया कि नहीं, ये डिसीजन हमारे लिए, हमारी कंपनी के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए इतना अच्छा नहीं होगा। दूसरा है कि हम लोग क्या करते हैं, पुराने और नए एक्सपीरियंस में हम लोग इक्वेट करते हैं। कोई जब इनोवेशन हुआ है, नया डिसीजन है, नया आइडिया फ्लोट हुआ है, उसको हमें पुराने के साथ इक्वेट नहीं करना चाहिए। श्रिंक करें, श्रिंक कर सकते हैं बट इक्वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले प्रॉब्लम्स कुछ और रही होंगी, अब प्रॉब्लम कुछ और है। वो टाइम टू टाइम, आपको पता है टाइम टू टाइम कॉम्पिटिटिव नेचर है, कई और कंपनी की प्रॉब्लम्स, कंपनी के इश्यूज टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। दूसरा, जो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, हम लोग सोचते हैं कि जो पुराना तरीका है उसी को चले, तो हम लोग जो ये सॉल्यूशंस हैं उन्हीं से नहीं, कुछ नए भी हमारे इनोवेटिव आइडियाज़ भी हो सकते हैं। लेकिन हम हमेशा सोचते हैं कि नहीं, हमारे पुराने आइडियाज़ हैं वो ज़्यादा कारगर हैं। तो ये भी एक हर्डल है, ये भी एक रोड ब्लॉक है कि वी शुड वेलकम इवन न्यू आइडियाज़ आल्सो। टेंडेंसी टू डील विद द प्रॉब्लम एट फेस वैल्यू। कई बार हम लोग फेस देख करके, क्या कंपनी का नाम देख करके हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ये डिसीजन गलत है, ये डिसीजन सही है। दैट शुड नॉट। टेंडेंसी टू डायरेक्ट डिस्कशन टुवर्ड सिंगल गोल। कई बार हम लोग कोई एक गोल है कंपनी का, उसको अचीव करने के लिए कई बार हम लोग डायरेक्ट डिसीजन लेते हैं। डायरेक्ट डिसीजन, इंडिविजुअल डिसीजन, और वो भी क्विकली, वो नहीं लेना चाहिए। हम लोगों को ग्रुप डिस्कशन, प्रॉब्लम्स को सोच करके और मल्टीपल गोल्स, उनको हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। कई बार हम लोग सिम्टम्स कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रॉब्लम से कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम लोग ओवरलुक कर देते हैं। ओवरलुक करना अच्छी बात नहीं है। जो हमारे अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में अवेयर होना चाहिए, ताकि हम उनको साइड से हम लोग उसको पास कर सकें, बल्कि ओवरलुक ना करें। रेस्पॉन्ड ऑटोमेटिकली और टू एक्ट बिफोर थिंकिंग। कई बार हम लोग डिसीजन के बारे में बिना सोचे समझे अपना इनपुट देते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये हर्डल्स हैं और इनको ओवरकम करने के लिए कुछ दिया है इन्होंने सॉल्यूशंस, कि ग्रुप लीडर कैन एनकरेज ईच मेंबर्स। यहाँ ग्रुप जो लीडर है उसकी इम्पोर्टेंट, उसकी जिम्मेवारी बन जाती है कि जो डिसीजंस हैं उनको वो, जो टाइम टू टाइम जो उनको डायरेक्शन, जो टाइम टू टाइम उनको जो सेट ऑफ रूल, सेट ऑफ डिसीजंस उनको पास आउट किए जा रहे हैं, उसको विदाउट क्रिटिकल उसको एक्सेप्ट करें और
ग्रुप लीडर की जिम्मेवारी है कि वो उनको प्रॉपर एंड टाइम टू टाइम एनकरेज करते रहें डिसीजंस के बारे में। आपने देखा होगा जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक डिसीजन ही है एक तरह का, और उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट सबसे पहला तो उसके बारे में अवेयरनेस कर रही है, दूसरे बात उसको ट्रेनिंग भी कर रही है, तीसरा उसको ग्रास रूट लेवल पर इम्प्लीमेंट भी कर रही है। इम्प्लीमेंट करने के बाद में जो इनपुट है, यानी कि जो हमारा जो स्टेक होल्डर है जो रिसीविंग एंड पर है, उनसे भी फीडबैक ली जा रही है। ये सब ग्रुप लीडर का काम है कि जो भी हम डिसीजन लेते हैं उसको टाइम टू टाइम, चाहे वो थ्रू ट्रेनिंग हो, थ्रू ओरिएंटेशन हो, थ्रू इंडक्शन हो, थ्रू एजुकेशन हो, इन सबको हम लोग कैटर करें इसको, और प्रॉपर मोटिवेशन दें हम लोग ग्रास रूट को और जो उसमें इन्वॉल्व हैं। द ऑर्गेनाइजेशन कैन गिव सम प्रॉब्लम्स। कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा जो वो सेम प्रॉब्लम है दो लोगों को दे सकते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि कौन इसको किस तरह से इसको डील करता है। ये भी एक तरीका है कि उसको हम लोग देखते हैं कि जब सेम प्रॉब्लम है सेम तरीके से दो लोगों को, लेकिन दो लोगों का तरीका अलग हो सकता है, इसलिए भी आउटकम्स के साथ मैच करते हैं कि यस दिस डिसीजन इज गुड एंड दिस इज बैड। तो ये तरीके हमने कुछ डिस्कस किए हैं यहाँ पर। कई बार इनवाइटेड मीटिंग करेंगे, हमने कहा ट्रेनिंग की बात करें, हमने कहा ओरिएंटेशन की बात करें, ये सारी चीज़ें जो चैलेंजेज आ रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करें। इस तरह से हम लोग जो डिसीजन मेकिंग में जो हर्डल्स आते हैं उनसे हम लोग ओवरकम हो सकते हैं। सो नेक्स्ट यूनिट इज आई वाज आउट, आई डोंट नो व्हाट। ओके, सो नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड मैनेजरल इथॉक्स। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की क्या नेचर है, क्या कॉन्सेप्ट है, और क्या क्लाइमेट होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और कौन से फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के यूनिक्वेंस को, और कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैनेजरल इथॉक्स थॉट्स के अकॉर्डिंग जो होनी चाहिए किसी भी मैनेजर में, एंड व्हाट आर द ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स जो मेंटेन होने चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्विकली हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो पहला है कल्चर एंड क्लाइमेट। सी, culture is related to basically society, and climate is related to environment or to area specific. So this is the basic difference. Culture is related to society or nation or traditions, and where climate is related to environment, what is what kind of environment of company and this farm. So
Organizational culture is basically, because it is related to society, therefore it is kind of psychological structure. Whereas climate, I said it is related to environment. So therefore it is kind of operationalized term, means जिसको हमें अचीव करना है. कई बार हम लोग क्लाइमेट डेवलप कर सकते हैं, बट कल्चर डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है. इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस. सो क्लाइमेट और कल्चर में डिफरेंस जानने के बाद अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इज रिलेटिव टू enduring quality of the internal environment that is experienced by members, influence their behavior. Organization climate is set of characteristics that describe an organization and distinguish one organization from other. चूंकि जानते हैं आप, हर ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट एक दूसरे को अलग करता है बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट. उनके यहाँ का किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है. तो सो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट भी वेरी करता है फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन. दूसरा, लोगों के बिहेवियर से भी इन्फ्लुएंस होता है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, क्योंकि कई बार कई लोग किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से आते हैं, कोई किसी एनवायरनमेंट से आते हैं. तो जो हमारा जो फर्म है वहाँ का जो क्लाइमेट है वो लोगों के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होता है. दूसरा, अगर हम बात करें कि यहाँ ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट की दो डेफिनेशन दी हैं. एक दी है आपका स्टेफन पी रॉबिन्स ने. उसने कहा कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज रिलेटिवली यूनिफॉर्म परसेप्शन हेल्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इट हैज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. इट इज डिस्क्रिप्टिव. इट कैन डिस्टिंग्विश वन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इंटीग्रेट इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम वेरिएबल. तो जैसा हमने कहा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है ये एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से सेम 1964 में फॉरहैंड एंड ग्लिमर ने भी सेम बातें कही कि ये डिस्टिंग्विश होता है वन ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन तक. दूसरा ये कहता है कि लोगों का जो बिहेवियर है, इंडिविजुअल जो डिफरेंस है, इंडिविजुअल जो इन्फ्लुएंस है, उससे भी आपका जो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है वो डिस्टिंग्विश होता है. मोर और लेस दोनों ने सेम डेफिनेशन दी है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट के बारे में. लेकिन अब हम बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे जो कल्चर और क्लाइमेट की. डेफिनेटली अगर हम जब बात करते हैं कस्टम्स की, जब हम बात करते हैं क्लाइमेट्स की, जब हम बात करते हैं इसका कल्चर की, तो डेफिनेटली उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. जैसे मैं अगर कल्चर की बात करूं तो कल्चर हमेशा ट्रांसफरेबल है. एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो कल्चर जाती है और कल्चरल हेरिटेज करने में सोसाइटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. एज फार एज क्लाइमेट इज कंसर्न, क्लाइमेट जैसे हमने कहा कि ये व्यक्ति इंडिविजुअल डिपेंडेंसी इसमें बहुत ज़्यादा है. कई बार कुछ अच्छे लोग आते हैं तो उस पर्टिकुलर फर्म का क्लाइमेट अच्छा हो जाता है, और कई बार कुछ अगर दूसरी विचारधारा के लोग आते हैं या डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी और डिफरेंट काइंड ऑफ फिलॉसफी के लोग आते हैं तो क्लाइमेट वहाँ का डेफिनेटली डिफरेंट होगा. लेकिन क्लाइमेट इनकलकेट किया जा सकता है, क्लाइमेट को चेंज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग, विद द हेल्प ऑफ ओरिएंटेशन. बट कल्चर इसके लिए, क्योंकि इसको चेंज करने के लिए आपको बहुत सारे में चेंज करना पड़ेगा, जैसे वैल्यूज़ हैं, नीड्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं सोसाइटी की, और उन सब को चेंज करना इतना आसान नहीं है. इट्स टेक लॉन्ग टाइम. आप देखो कि इंडिया में भी कितने समय के बाद भी हमारा जो कल्चर हेरिटेज है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है. इतने सारे हमारे बाहर से लोग आए, इतने सारे जो और भी लोग हमारे आए, लेकिन हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो आज भी
Yeah. ओसी मीन्स यहाँ ओसी की सॉरी ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। तो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट की कुछ डायमेंशंस भी हम लोग जैसे इंडिविजुअल ऑटोनॉमी है। आप अगर क्लाइमेट करेंगे, आप ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट आप देखेंगे तो वहाँ हर आदमी, चूंकि हमने कहा कि हर आदमी अलग अलग फिलोसफी का, अलग अलग एटीट्यूड का, अलग अलग क्वालिटी का है, तो वहाँ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी इम्पोर्टेंट है। हर आदमी अपने आप को इम्पोर्टेंट है, फ्री है अपने व्यूज को, अपने आइडियाज़ को फ्लोट करने के लिए, अपने डिसीजन मेकिंग के लिए। आप किसी को भी काम करने के लिए अगर आपने कहा कि 9:30 से 6 बजे तक बैठना है, ये एक पॉलिसी हो सकता है, रूल्स हो सकता है, लेकिन यहाँ भी इंडिविजुअल ऑटोनॉमी कई बार इन्वॉल्व है कि अगर आदमी, ऐसा नहीं है कि वो आदमी सब सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहेगा, उसको इंडिविजुअल ऑटोनॉमी है किसी भी फर्म में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। मीन्स वो एक साथ काम करके थोड़ी देर रेस्ट कर सकता है, या थोड़ी देर अपने आज अभी अभी कंप्यूटर पे काम कर रहा है तो कुछ देर बाद फाइलों पे काम कर सकता है, कुछ देर फील्ड का भी काम कर सकता है। तो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी इज देयर, पोजीशन स्ट्रक्चर इज देयर। आप देखेंगे कि हर आदमी के लिए काम डिसाइडेड है एज पर देयर पोजीशन, और उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उनके लिए काम भी निर्धारित है कि वो सुपरविजन लेवल पर होंगे, या वो जो ऑपरेटिंग है उसके लेवल पर होंगे, या फिर उसके जो प्रोडक्ट का जो मार्केटिंग है उसके लेवल पे होंगे। रिवार्ड ओरिएंटेशन, किसी भी फर्म में अगर रिवार्ड की अगर रूल्स है तो डेफिनेटली उसकी फर्म की जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट होगा, और कहीं पनिश किया जाता हो ज़्यादा तो वहाँ का जो क्लाइमेट है बिल्कुल एकदम डिफरेंट होगा। तो रिवार्ड ओरिएंटेड होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। दूसरा वार्म एंड सपोर्ट, डेफिनेटली जहाँ कंसिडरेशन होता है, जहाँ का स्टाफ एक दूसरे के लिए वार्म होता है, सपोर्ट होता है, तो वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट डिफरेंट होता है। और यानी कि ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट आपके कंसिडरेशन, वार्म एंड सपोर्ट पर भी डिपेंड करता है। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट भी आपके जो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है उसको अफेक्ट करते हैं। प्रोग्रेसिवनेस एंड डेवलपमेंट, जहाँ इस तरह का टीम लीडिंग हो या टीम लीडर्स इस तरह की फिलोसफी, इस तरह का आइडिया हो कि उनको प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट की तरफ बात करते हो, तो वहाँ आपका ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, जहाँ रिस्क टेकिंग लेने की क्षमता लोगों में हो, मैनेजर लेवल पर या मिडिल लेवल पर या ग्रास रूट लेवल पर, वहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है वो हम कहेंगे कि वो फ्रूटफुल है और हेल्दी एनवायरनमेंट है। कंट्रोल, ऐसा नहीं कि हाँ एक इधर भाग रहा है एक इधर भाग रहा, प्रॉपर कंट्रोल शुड बी देयर, यानी कि मॉनिटरिंग प्रॉपर है। जहाँ मॉनिटरिंग प्रॉपर है, जहाँ कंट्रोल प्रॉपर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वहाँ का एकदम अच्छा होगा और फ्रूटफुल होगा, और फॉर द बेनिफिट ऑफ फर्म एंड सोसाइटी होगा। तो ये बहुत सारी जो डायमेंशंस हैं जिनके बारे में बात की, ये टोटली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट हैं। कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन कंपोनेंट हैं, जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशंस। कई बार ऑर्गेनाइजेशन जो क्लाइमेट है, अगर वो कंपनी रिच है या कंपनी थोड़ी सी मिड लेवल की या कंपनी लो लेवल की है, तो उनका क्लाइमेट एकदम चेंज होगा, डिफरेंट होगा। लीडरशिप स्टाइल, मैंने आपको कहा लीडरशिप स्टाइल पर यथा राजा तथा प्रजा, यानी कि अगर लीडरशिप अच्छी है तो वहाँ का ऑर्गेनाइजेशनल जो क्लाइमेट है वो बेटर होगा अदर देन फर्म्स के। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज, जहाँ की पॉलिसीज के लिए क्रिस्टल क्लियर हों। मैनेजरल वैल्यूज, जहाँ पर वैल्यूज इनकलकेटेड हों मैनेजर लेवल पर, वो क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट एकदम अलग होगा। जहाँ स्ट्रक्चर्ड हो और जहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स हो मेंबर्स की, जहाँ साइज भी हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर प्रॉपर साइज है, ऐसा नहीं कि एक ही जो आदमी है वही उस ऑफिस का बॉस है और वही ऑफिस का सर्वेंट है। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट के लिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, फैक्टर्स हैं, या इसको हम डिटर्मिनेंट्स कहेंगे। ये टोटल 7 डिटर्मिनेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को डिफाइन करने के लिए, और ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने के लिए। जैसे मैंने इकोनॉमिक कंडीशंस की बात की, लीडरशिप स्टाइल की बात की,
ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज की बात की, ये एक तरह से दो ऑर्गेनाइजेशन है, ए एंड बी। आप देख रहे हैं यहाँ पर लीडरशिप स्टाइल है, तो किस तरह का यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट होगा। मेंटेनेंस ऑर्डर है, हाई पोजीशन स्ट्रक्चर्स है, एक्सरसाइज अथॉरिटी कंट्रोल है, और क्रिटिसाइज जो पुअर परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज किया जाता है और डेविएट किया जाता है रूल से। यहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन की बात की जाती है। तो इस तरह से डायमेंशंस क्या होंगे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट के, ये सब बात की है। सेम बी है, बी में आपने कहा है कि मेंटेन्स इनफॉर्मली, अवॉइड्स इंडिविजुअल पनिशमेंट, गिव्स जनरल पॉजिटिव रिवार्ड्स। तो जब इतने सारे यहाँ पर हम लोग कंपोनेंट लेंगे तो डेफिनेटली उनको जो आउटपुट होंगे, जैसे यहाँ हाई रिवार्ड ओरिएंटेशन, हाई वार्मेंट सपोर्ट, लो कॉन्फ्लिक्ट, दोनों ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद फिर तीसरी ऑर्गेनाइजेशन की हमने कंपेयर करी है। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें क्लाइमेट के लिए, तो वहाँ जो हमारे जो 7 डिटर्मिनेंट्स हैं, अगर वो अचीव हो रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम लोग कहेंगे कि डेट ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट इज गुड फॉर बेटर आउटपुट। नेक्स्ट इज व्हाट, या मैनेजर वैल्यू की हम लोग बात की, और स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर मीन्स एक्सप्लोरेटिव अथॉरिटीज, बेनेवोलेंट अथॉरिटीज, कंसल्टिव एंड पार्टिसिपेटिव होना चाहिए। यहाँ पर लीडरशिप हो, मोटिवेशन हो, कम्युनिकेशन हो, डिसीजन मेकिंग हो, गोल सेटिंग हो, कंट्रोल प्रोसेस। तो ये डिटर्मिनेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर साइज होना चाहिए। तो अगर 7 डिटर्मिनेंट्स आपके ये हैं जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन में हैं, उनको कंट्रोल करने का भी काम करते हैं। अगर ये क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट 7 डिटर्मिनेंट्स पर काम कर रही है या इनके ऊपर बेस्ड है तो। दूसरा मैनेजरल वैल्यूज। देखिए, मैनेजर बाय क्वालिफिकेशन नहीं होता कभी भी कि हमने एमबीए किया और अब हम मैनेजर हो जाएंगे। नो, कुछ वैल्यूज हैं जो इनकलकेट होती हैं, इनबिल्ट होती हैं पर्सन में, और कुछ जनरेट की जाती हैं थ्रू द ट्रेनिंग, थ्रू द ओरिएंटेशन, थ्रू द सम सॉर्ट ऑफ इवन जो हम लोग जो कैप्सूल टाइप में जो इवन इंटरव्यू के कई बार फीडबैक बेस भी होते हैं। कुछ वैल्यूज एंड इथोस जो हमारे, चाहे वो इनबिल्ट हो, चाहे वो थ्रू इंटरनल मैनेज एनवायरनमेंट हो, एनवायरनमेंट में जो आप देखते हैं कि टाइम टाइम अगेन जो लोगों में वो चीज़ें डेवलप्ड हो जाती हैं बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। तो कौन कौन से जो वैल्यूज हैं जो होनी चाहिए मैनेजरल में, डेट इज ऑटोनॉमी, प्रॉपर डिसीजन ले सके मैनेजर, इक्विटी, सबको एक तरह से देखे, सिक्योरिटी, अपनी फर्म की, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो, एंड अपॉर्चुनिटी, हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी हो प्रॉपर अपलिफ्टमेंट की, प्रॉपर ऑनवर्ड माइग्रेशन की भी इवन अपॉर्चुनिटी हो। तो हम लोग कहेंगे कि वो जो मैनेजरल हैं वो वैल्यूज उसमें इनकलकेटेड हैं। कुछ मैनेजर इथॉस हैं या उनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। जैसे पहला है एक्शन गोल ओरिएंटेशन। जो भी हम गोल लेते हैं उनके लिए हमें कौन कौन से एक्शंस लेते हैं वो मैनेजर को प्रॉपर पता होना चाहिए किस तरह से हमें वो, यानी कि एक मैनेजर को एक्शन गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। प्रो एक्शन, ऐसा नहीं कि जब बाढ़ आएगी हम तभी सोचेंगे। नो, बाढ़ आने से पहले ही हमें प्रोएक्टिव कुछ एक्शंस लेने हो चाहिए एज ए मैनेजर की अगर कोई भी डिजास्टर होगा तो उसके लिए हम किस तरह से तैयार हैं, उसको ओवरकम करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उससे बचने के लिए। इंटरनल रिसोर्स, हमारे पास वट एवर रिसोर्स जो भी अवेलेबल हैं उनको हम मैक्सिमम लेवल तक एडवोकेसी के साथ, इंटरनल स्ट्रेंथ के साथ और सम गाइडलाइंस के साथ हम उनको किस तरह से हम लोग उनको प्रॉपर यूज कर सकें इंटरनल रिसोर्सेज को,
ये मैनेजर स्किल है, ये यानी कि इथॉस है मैनेजर का। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड एक मैनेजर की बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, डेट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। मैनेजर के पास ऐसा इथॉस होना चाहिए कि वो व्यक्ति की प्रॉब्लम को, कंपनी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके। Yeah, this is okay. So now that outside some raining is there. सो दिशा, आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम फिर डिस्कस करेंगे। ओके। Okay, sir. Thank you, sir.